गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हमको बेटा क्लास 12 केमिस्ट्री के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखना है जो कि आपके बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से लिए गए हैं। बेटा किस चैप्टर से हैं? बेटा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से हैं। अगर आप इन 5 क्वेश्चनों को बेटा अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो इनमें से आपको एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं अगर हम उनकी बात करें बेटा, तो पहला क्वेश्चन है आपके सिलेबस में, हमारे शरीर में हार्मोन्स की भूमिका का उल्लेख कीजिए। अब हमको बताना है बेटा कि जो हमारा शरीर होता है इसमें हार्मोन्स की क्या भूमिका होती है। ये क्वेश्चन बेटा 2024 में सेट नंबर जीए में एक बार पूछा जा चुका है और इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको मैंने रख रखा है बेटा। तो हमारे शरीर में हार्मोन्स की क्या भूमिका है, इस बात को हमको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे बेटा, हमारा शरीर दो तरह के हमारा शरीर दो तरह के संचार के लिए हार्मोन्स का उपयोग करता है। हमारा जो शरीर होता है ये दो तरह के संचार के लिए हार्मोन्स का उपयोग करता है। अब वो दो संचार कौन कौन से हैं बेटा? पहला प्रकार है दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बीच संचार। किसके बीच में बेटा? अंतःस्रावी ग्रंथियों के बीच संचार। और दूसरा है बेटा एक ग्रंथि एक हार्मोन जारी करती है। और इस बात को याद रखना है कि जो दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बीच संचार होता है, ये तो सही है कि हमारे शरीर में जो हार्मोन्स का कार्य है वो दो तरह के संचार में उपयोग किए जाते हैं। कितने प्रकार के संचार में बेटा? दो प्रकार के संचार में हम उनका उपयोग करते हैं। पहला है दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बीच संचार। पहला तो कार्य है उनका कि दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बीच में संचार करना। और इस बात को याद रखना है आपको कि बेटा एक ग्रंथि एक हार्मोन ही जारी करती है। हर एक ग्रंथि सिर्फ एक ही हार्मोन जारी कर सकती है, जो दूसरी ग्रंथि को उसके द्वारा जारी किए गए हार्मोन्स के स्तर को बदलने के लिए उत्तेजित करती है। और ये जो हार्मोन्स जारी होता है, ये हार्मोन्स दूसरी ग्रंथि को उसके द्वारा जो जारी किया गया हार्मोन्स का स्तर है उसको बदलने के लिए उत्तेजित करता है। कि पहला हार्मोन एक ग्रंथि ने दिखाया, तो दूसरा जो हार्मोन्स निकाली गई दूसरी ग्रंथि, वो अपना हार्मोन्स को पहले वाली की तुलना में उसका स्तर जो होगा वो उत्तेजित यानी कि अधिक स्तर वाला हार्मोन्स उत्तेजित करेगी। ये तो पहला हो गया इसका उपयोग कि ये दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बीच संचार करता है। दूसरा उपयोग है बेटा, इसका एक उदाहरण आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि और थायराइड के बीच संचार है। और इसका एक दूसरा है बेटा कि याद रखना बेटा कि इसका एक उदाहरण है कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्रंथि और थायराइड के बीच में संचार होता है वो भी किसके कारण होता है बेटा? हार्मोन्स के कारण ही होता है। तो हार्मोन्स दो तरह के संचार के लिए उपयोग किया जाता है। पहला प्रकार है दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बीच, पहला क्या है बेटा? दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बीच संचार। और दूसरा जो है बेटा वो है आपके पास पिट्यूटरी ग्रंथि तथा थायराइड के बीच संचार बेटा। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर आपको लिखना था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि वो कौन सा है, देखते हैं ध्यान से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल पर एक एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। अब आपको बेटा एमिनो अम्ल पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है और न्यूक्लिक अम्ल पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है। ये भी क्वेश्चन बेटा 2024 के बोर्ड एग्जाम में सेट नंबर जीए में एक बार पूछा जा चुका है और इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको आप रखिए। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे बेटा। एमिनो अम्ल, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एमिनो अम्ल की। ये ऐसे ऐसे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक एमिनो समूह ऐसे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक एमिनो समूह तथा एक या एक से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं एमिनो अम्ल कहलाते हैं। तो एमिनो अम्ल क्या होते हैं? जिनमें एक या एक से अधिक एमिनो अम्ल और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों उपस्थित हों। एमिनो अम्ल क्या होते हैं बेटा? ऐसे अम्ल जिसमें एमिनो समूह भी हो, जिसमें आपका बेटा क्या हो बेटा? एमिनो समूह भी हो, और साथ ही साथ आपके पास उसमें क्या होगा बेटा? साथ में उसमें कार्बोक्सिलिक समूह। किस कौन हो बेटा? कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ये ग्रुप एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मिनिमम एक एक तो होना चाहिए, एक एमिनो समूह होना चाहिए और एक कार्बोक्सिलिक समूह होना चाहिए। एक से ज्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दोनों समूह एक साथ उपस्थित हैं तो ऐसे यौगिकों को बोलते हैं बेटा एमिनो एसिड। ऐसे यौगिकों को क्या बोलते हैं बेटा? एमिनो एसिड। बस एमिनो एसिड को नहीं है, ऐसे एसिड जिनमें एमिनो अम्ल तथा एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह दोनों उपस्थित होते हैं उन्हें हम एमिनो अम्ल कहते हैं। ये शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दूसरी बात याद रखना है कि जो एमिनो अम्ल होते हैं बेटा ये शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और इन्हें जीवन की बिल्डिंग ब्लॉक
माना जाता है। और जो आपके एमिनो अम्ल होते हैं इनको हम लोग बेटा क्या मानते हैं बेटा, बिल्डिंग ब्लॉक, इनको हम लोग जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं बेटा, जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। ग्लाइसिन एमिनो अम्ल हिम बनाने में काम आता है। एक आपका एमिनो अम्ल होता है, इसको याद रखना है बेटा, ग्लाइसिन एमिनो अम्ल हिम बनाने के काम में आता है। और एक एमिनो अम्ल का ये उदाहरण लिखा है बेटा, तो याद रखना बेटा, देखिए यहाँ पर एक एमिनो समूह भी उपस्थित है और एक कार्बोक्सिलिक समूह भी उपस्थित है। और हमने यही लिखा है कि अगर कहीं पर एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों उपस्थित है तो उसे हम लोग एमिनो एसिड कहेंगे। इसका मतलब ये हमारा जो लिखा है बेटा, ये क्या है, एक एमिनो एसिड है। ये हमारा क्या है बेटा, एमिनो एसिड है। ठीक, तो एमिनो एसिड समझ गए क्या होता है, एक ऐसा एसिड जिसमें एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह दोनों समूह उपस्थित होते हैं, उन्हें हम एमिनो अम्ल कहते हैं। ये शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं और इन्हें जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं बेटा एमिनो के बाद दूसरा न्यूक्लिक अम्ल की। किसकी बात करते हैं बेटा, न्यूक्लिक अम्ल की। तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, किसी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले, किसी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले वे अम्लीय पदार्थ जो कोशिका के कार्यों का नियमन करते हैं। तो याद रखना बेटा, किसी कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले वे अम्लीय पदार्थ जो कोशिका के कार्यों का नियमन करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। और अगली बात याद रखना है कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, एक जैविक अणु होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, जैविक अणु होते हैं जो आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित और संचारित करते हैं। ये आनुवांशिक जो जानकारी होती है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं और उसको सुरक्षित रखते हैं। तो याद रखना बेटा कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो आपके जैविक अणु होते हैं और इनका कार्य होता है आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित रखना, यानी कि एकत्रित रखना और संचारित करना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उनको पहुंचाना। ये न्यूक्लियोटाइड एकलकों से मिलकर बने होते हैं। और याद रखना जो आपके न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड एकलकों से मिलकर बने होते हैं। या हम कह सकते हैं कि ये बहुलक होते हैं। किसके बहुलक होते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड एकलकों के बहुलक होते हैं। तो इस बात को भी याद रखना कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड एकलकों से मिलकर बने बहुलक होते हैं। इसमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है। और ये जो बहुलक होता है इसमें किसकी मात्रा ज्यादा होती है बेटा, फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है। ये आनुवांशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करती है। यही बात जो भी आपको ऊपर मैंने यहाँ पे बताई कि ये संग्रहित और संचारित करते हैं। तो ये जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करने में, ये पहुंचाने में मदद करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये इसका आपका प्रॉपर आंसर है। तो हमने दोनों चीजें देख ली बेटा कि एमिनो अम्ल क्या होता है, ऐसे अम्ल जिसमें एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह दोनों उपस्थित होते हैं उन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। जबकि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, किसी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले वे अम्ल जो कोशिका के कार्यों का निगमन करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जैविक अणु होते हैं और इनका मुख्य कार्य आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित और संचारित करना होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि योग बहुलकीकरण क्या है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि जो योग बहुलकीकरण होता है वो क्या है, इसके दो उदाहरण देना है। ये क्वेश्चन 2008 में, 14 में और 19 में 3 बार बेटा बोर्ड में आ चुका है। तो इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। वो कह रहा है बेटा योग बहुलकीकरण क्या है, दो उदाहरण दीजिए। योग बहुलकीकरण क्या है और इसके दो उदाहरण देना है। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेटा योग बहुलकीकरण की। योग बहुलकीकरण क्या है पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए यह एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। जो योग बहुलकीकरण होता है बेटा ये क्या होती है बेटा, रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें छोटे छोटे एकलकों, जिनको हम मोनोमर्स भी कहते हैं, कि एक बड़ी संख्या आपस में जुड़कर एक लंबी बहुलक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो याद रखना बेटा योग बहुलकीकरण क्या है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। योग बहुलकीकरण क्या है बेटा, एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें छोटे छोटे एकलकों की एक बड़ी संख्या आपस में जुड़ती है और जुड़ करके एक लंबा बहुलक श्रृंखला का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में कोई अन्य उत्पाद नहीं बनता और योग बहुलकीकरण में सारे मोनोमर्स एक साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन इसके साथ कोई अन्य चीज नहीं बनेगी, सिर्फ एक यौगिक बनता है और एक लंबी बहुलक श्रृंखला बनाता है। इस प्रक्रिया में एकलकों के दोहरे या तिहरे बंध टूटकर एकल बंधों में परिवर्तित हो जाते हैं। और अगली बात याद रखना है बेटा कि जब हमारा योग बहुलकीकरण होता है, क्या होता है बेटा, योग बहुलकीकरण होता है, तो इसमें आपके जो एकलक होते हैं ये मोनोमर्स होते हैं, उनके दोहरे या तिहरे बंध जो बने होते हैं ये टूट करके एकल बंध में बदल जाते हैं और इस प्रक्रिया में सभी एकलक एक जैसे हो जाते हैं। और ऐसा होने से क्या होता है कि जितने भी आपके पास एकलक होते हैं वो सब के सब कैसे हो जाते हैं बेटा, एक जैसे हो जाते हैं।
सारे के सारे एकलक जो हमारे होते हैं वो बेटा कैसे हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। तो याद रखना बेटा योग बहुलकीकरण क्या है, इसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो योग बहुलकीकरण कुछ नहीं है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छोटे छोटे मोनोमर की एक बड़ी संख्या या बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जुड़ करके एक लंबी बहुलक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। दूसरा जो दिमाग में आपके रखना है, ये बात को रखना है कि योग बहुलकीकरण में कोई अन्य उत्पाद नहीं बनता, केवल एक उत्पाद बनता है। इस प्रक्रिया में जो मोनोमर होते हैं उसके दोहरे या तिहरे बंध टूट करके एकल बंध में बदल जाते हैं। जो दोहरे और तिहरे बंध बने होते हैं ये सब टूट करके किसमें बदल जाते हैं बेटा, एकल बंध में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में सभी एकलक एक जैसे हो जाते हैं, और जो भी एकलक होते हैं वो सब कैसे हो जाते हैं बेटा, एक जैसे हो जाते हैं। जैसे हम लोग बेटा उदाहरण की बात करें तो एकलकों में अगर हम बात करें बिनाइल क्लोराइड को, किसको बात करें बेटा, बिनाइल क्लोराइड, सूत्र होता है C2H3Cl। अब इसका बहुलक क्या बनता है बेटा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। बहुलक क्या बनता है बेटा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब ये कैसे बनता है इसकी बात कर लेते हैं, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, एक मिनट। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पे रिएक्शन होती है बेटा, ये आपका है बिनाइल क्लोराइड, ये लिखा है CH2Cl, इसको ध्यान से सही से लिख लेना बेटा। ये है आपका CHCl2Cl। मैं यहाँ पे दोबारा पहले इसको लिख लीजिए, फिर अलग से मैं समझा दूंगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर NCH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, CH है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। हाँ, तो ये बेटा लिखा है CHCl, मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पे। हाँ, तो ये हो गया N मोल लिया CH2 डबल बॉन्ड CHCl, जिसको बोलते हैं बिनाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं बिनाइल क्लोराइड। तो जब बिनाइल क्लोराइड के N अणु आपस में जुड़ते हैं, N अणु आपस में क्या होते हैं बेटा, जुड़ते हैं, तो यहाँ से एक हमारा पॉलीमर बनता है। क्या बनता है बेटा, पॉलीमर, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसी बात को मैंने यहाँ पे देखी, यहाँ डबल बॉन्ड बना है और जैसे ही रिएक्शन हुई थी डबल बॉन्ड आपस में क्या होते हैं बेटा, टूट जाते हैं। ये बॉन्ड क्या हो जाए, टूट जाते हैं। इससे अगली चेन जुड़ती है, फिर अगली चेन जुड़ती है, फिर अगली चेन जुड़ती है। इस तरह से एन अणु आपस में जुड़ते हैं बेटा। कितने अणु जुड़ जाते हैं, एन अणु जुड़ जाते हैं। तो इसमें इसी प्रक्रिया का नाम होता है बेटा योग बहुलकीकरण, ठीक है। बिनाइल क्लोराइड के अणु आपस में जुड़कर पॉलीविनाइल क्लोराइड बना लेते हैं, जिसे शॉर्ट में हम लोग बेटा PVC कहते हैं। यह पाइप, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन और प्लास्टिक बनाने में उपयोग किया जाता है। और ये जो PVC बनता है यहाँ से, ये बेटा किसमें उपयोग किया जाता है, पाइप में उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाने में यूज किया जाता है, इंसुलेशन में यूज किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में उपयोग किया जाता है। तो इस रिएक्शन को भी आपको लर्न कर लेना है बेटा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल की संरचना और इसके जैविक कार्यों की व्याख्या कीजिए। अब आपको बेटा बताना है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है और इसके जैविक कार्य क्या है। ये क्वेश्चन 2024 में बोर्ड में बेटा पूछा जा चुका है, और इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की कैटेगरी में आप इसको मान के चलिए। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे देंगे। सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की संरचना, तो हम लोग लिखेंगे बेटा न्यूक्लिक अम्ल की संरचना में, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलकीकरण से बनते हैं। पहली बात याद रखना कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ये कैसे बनते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड के बहुलकीकरण से बनते हैं। कैसे बनते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड के बहुलकीकरण से बनते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड का अणु 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है, और एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये कितने प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है, 3 प्रकार के अणु से। तीन तीन के कौन से अणु हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड बनता है एक पंच कार्बनी शर्करा, एक शर्करा होनी चाहिए 5 कार्बन की, एक नाइट्रोजन क्षारक होना चाहिए, और एक फास्फेट समूह होना चाहिए। जब ये 3 चीजें आपस में जुड़ती हैं बेटा तो वहां से बनता है न्यूक्लियोटाइड। वहां से क्या बनता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड बनता है। वहां से हमारा जो ऑब्टेंड होता है उसका नाम होता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड कब बनता है, ये 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है। पहली बात याद रखना कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है बेटा ये 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है। वो 3 प्रकार के अणु कौन कौन से हैं, अब हम लोग अगर इसकी बात करें तो एक पंच कार्बनी शर्करा, एक 5 कार्बन की शर्करा होनी चाहिए, एक नाइट्रोजन क्षारक होना चाहिए, और एक फास्फेट समूह होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए बेटा, फास्फेट समूह होना चाहिए। ठीक, अब देखिए अगर हम एग्जाम्पल में बात करें तो देखिए ये हो गया बेटा हमारा फास्फेट समूह, इसको क्या कहते हैं बेटा, फास्फेट समूह, ठीक है। और ये हो गई हमारी बेटा 5 कार्बन की शर्करा, ये हमारा क्या हो गया बेटा, 5 कार्बन की शर्करा। ये हमारा यहाँ से हो गया 5 कार्बन की शर्करा, ठीक है। अब यहाँ से हो गया 5 कार्बन की शर्करा, ये H है, ये H है, ये OH है, ये H है, ये H है, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास नाइट्रोजन क्षारक, इसको क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रोजन क्षारक।
तो देखिए वही बोला गया है कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है। फास्फेट आयन, 5 कार्बन की शर्करा और इसके साथ-साथ आपका एक फास नाइट्रोजन क्षारक होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए इसके जैविक उपयोगों की अगर हम बात करें कि जैविक कार्य क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य। तो न्यूक्लिक अम्ल जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके दो मुख्य कार्य होते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है बेटा ये जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसके दो प्रमुख कार्य होते हैं। पहला है बेटा आनुवांशिक जानकारी का भंडारण और संचार करना। न्यूक्लिक अम्ल का पहला मुख्य कार्य होता है बेटा कि जो आनुवांशिक जानकारी होती है, जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शिफ्ट की जाती है, उस जानकारी को बोलते हैं आनुवांशिक जानकारी। तो डीएनए सभी जीवित जीवों की आनुवांशिक जानकारी, जिसे हम लोग जेनेटिक ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, आनुवांशिक जानकारी का ही दूसरा नाम है बेटा जेनेटिक ब्लूप्रिंट, को संग्रहित करता है। तो याद रखना बेटा डीएनए सभी जीवित जीवों की आनुवांशिकी जानकारी को संग्रहित करता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती हैं। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते रहते हैं बेटा? स्थानांतरित होती रहती हैं। तो इन पहला तो काम है न्यूक्लिक अम्ल का बेटा कि डीएनए जो सभी जीवित जीवों में आनुवांशिक जानकारी या जेनेटिक ब्लूप्रिंट को संग्रहित करता है और इसका कार्य है कि उस सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। तो पहला तो कार्य हो गया न्यूक्लिक अम्ल का ये। दूसरा होता है बेटा प्रोटीन संश्लेषण का मार्गदर्शन। किसका बेटा? प्रोटीन संश्लेषण का मार्गदर्शन। तो आरएनए, तो इसमें लिखना है बेटा आरएनए विशेष करके एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए इस आनुवांशिक जानकारी को प्रोटीन में बदलने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो हमारी आनुवांशिक जानकारी होती है, इस जानकारी को प्रोटीन में बदलने में काम होता है आरएनए में। एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए का ये कार्य होता है कि ये हमारी आनुवांशिक जानकारी को प्रोटीन में बदल देता है। और इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो आरएनए निभाते हैं उनमें से है एम आरएनए, टी आरएनए, आर आरएनए। ठीक है, जो कोशिकाओं के कार्य के लिए आवश्यक है। और ये तीनों आरएनए किसके लिए आवश्यक है बेटा? कोशिका के कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक बेटा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, वो कह रहा है कि आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और ये भी क्वेश्चन 2024 में बेटा बोर्ड में आपसे पूछा गया था। कितने मार्क्स में? जीबी सेट नंबर क्या था बेटा? जीबी सेट नंबर था आपका जीबी। और ये कितने नंबर का था बेटा? तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था। कितने मार्क्स का था बेटा? 3 मार्क्स का। तो याद रखना बेटा 3 मार्क्स में पूछा गया था कि आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था बेटा। किस पर टिप्पणी लिखना था? आरएनए पे हमको टिप्पणी लिखना। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। पहली बात याद रखना कि जो आरएनए होता है इसका पूरा नाम क्या होता है बेटा? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का पूरा नाम होता है बेटा राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे हिंदी में राइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसका हिंदी में मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। यह एक न्यूक्लिक अम्ल है। यह एक प्रकार का बेटा क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है, जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। ये जो न्यूक्लिक अम्ल होता है बेटा, ये सभी प्रकार की जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। यह एक जटिल अणु है। और याद रखना कि जो आरएनए होता है ये एक प्रकार का जटिल अणु होता है, जो डीएनए के समान होता है। जो किसके समान होता है बेटा? डीएनए के समान होता है, परंतु इसमें कुछ अंतर भी होता है। ये डीएनए के जैसा होता है लेकिन बिल्कुल डीएनए से एकदम नहीं मिलता, थोड़ा सा इसमें अंतर भी होता है। तो इतना पॉइंट हमें आरएनए में याद रखना है बेटा कि आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जिसे हिंदी में राइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। यह एक न्यूक्लिक अम्ल है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। यह एक जटिल अणु है जो डीएनए के समान रहता है, परंतु डीएनए से इसकी कुछ अंतर भी होते हैं, असमानता भी होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे बेटा। तो अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हों और आपको समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।